हमारे बहुत सारे मित्र कहते रहते हैं, देखो राजीव भाई, यूरोप में आजकल आयुर्वेद का बहुत प्रचार हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है। हाँ, वो हो रहा है भारत से ले जाई गई जड़ी बूटियों के आधार पर, या भारत के पड़ोसी देश चीन से मंगाई गई जड़ी बूटियों के आधार पर। आप सोचेंगे और हैरान हो जाएंगे, यूरोप और अमेरिका के सभी देश एक साल में 2500 अरब डॉलर की जड़ी बूटियां भारत और चीन से खरीदते, क्योंकि उनके यहां वो होती नहीं। होगी कहां से? उसको होने के लिए जो मौसम की अनुकूलता चाहिए वो उनके पास है नहीं। तो जड़ी बूटियां होंगी नहीं तो उस देश में आयुर्वेद कहां से आएगा? उस देश में चरक संहिता कैसे लिखी जाएगी? तो आप ये मान लो कि मौसम ने उनको बेगाना बना दिया, गरीब बना दिया। वहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारत में हमको दिखाई देता है। अब भारत में आ जाएं, यहां वो सब कुछ है, मौसम की अनुकूलता है, प्रकृति की अनुकूलता है, ईश्वर की कोई विशेष कृपा है। जो इसी देश में 16 जलवायु हैं, ये सब होने से हमारे यहां बहुत कुछ होगा, जड़ी बूटियां होंगी। एक बार क्या हुआ, मैं उड़ीसा गया था। उड़ीसा में एक पर्वत है, उसका नाम है गंधमार्दन पर्वत। इसका जिक्र हमारे रामचरितमानस में भी है, वाल्मीकि रामायण में भी है, और सबसे अच्छा सुंदर वर्णन इसका रघुवंशम में है, कालिदास ने किया है, गंधमार्दन पर्वत। तो जहां ये गंधमार्दन पर्वत उड़ीसा में है, मैं वहीं गया था। जिस गांव में है उसी गांव में गया, और वहां मेरी एक सभा हुई थी। मैंने उस गांव के सरपंच को पूछा कि भाई, ये गंधमार्दन पर्वत बड़ा मशहूर है, भारत के शास्त्रों में इसका बहुत वर्णन है, जरा बताओ इसकी विशेषता क्या है? तो उसने कहा कि साहब, इसकी एक विशेषता ये है कि इस एक पर्वत पर 16,000 जड़ी बूटियां हैं। मैंने कहा नाम मालूम है? उसने कहा 16,000 के तो नहीं मालूम है, 500-600 के तो बता सकता। फिर मैंने कहा किसको मालूम है? तो कहता मेरे दादाजी को 1000-1200 का मालूम है। दादाजी के दादाजी मिल गए तो शायद 2-2,500 का मालूम हो जाएगा। लेकिन एक ही गांव के छोटे से एक पर्वत पर 16,000 जड़ी बूटियां। तो मैं वहीं नजदीक में एक जिला है, वो जिले का नाम है कालाहांडी, भवानीपट्टनम उसका जिला केंद्र है। दौड़कर गया और वहां के जितने भी बॉटनी के प्रोफेसर थे सबको मैं मिला। तो उन्होंने कहा हाँ, ये बात सही है। एक एक प्रोफेसर बोलता है कि मैंने लिस्टिंग किया है, तो कोई प्रोफेसर के पास 2,500 जड़ी बूटियों का लिस्टिंग है, किसी के पास 3,000 का है। एक प्रोफेसर ने कहा मैं 40 साल से काम करता हूं, उनके पास कुछ 7,000-7,500 जड़ी बूटियों की लिस्ट है, क्या क्या गंधमार्दन पर मिलता है। और उनकी इच्छा है कि मैं सबका लिस्टिंग करूं 16,000 का, लेकिन वो कहते हैं कि शायद 2 जन्म इसमें लग जाएंगे, एक जन्म में ये होने वाला नहीं है। आप सोचो, गंधमार्दन पर्वत एक भारत के जिले के एक गांव के नजदीक का छोटा सा पहाड़, वहां पर इतनी जड़ी बूटियां, तो संपूर्ण भारत का जो मुकुट है हिमालय, उसकी कल्पना करो। भारत के बहुत सारे पादप विशेषज्ञ, पौधों के विशेषज्ञों से मैं मिला हूं, तो उनका कहना है कि राजीव भाई, कम से कम 84-85 हजार जड़ी बूटियां तो हिमालय में मिल ही जाएंगी। मैंने पूछा अधिक से अधिक कितनी बताओ? तो उनका वो अभी कैलकुलेशन संभव नहीं है, हमारी इमेजिनेशन काम नहीं करती, कल्पना शक्ति काम नहीं करती। एक बार मैंने सोचा कि संपूर्ण भारत देश के 10 करोड़ विद्यार्थियों को एक बड़े प्रोजेक्ट पे लगा दिया जाए कि तुम्हारे गांव और आसपास में जितनी जड़ी बूटियां हैं उनकी लिस्ट बनाओ, तो शायद 2-4 साल में पूरी लिस्ट बनकर आ जाए। लेकिन 10 करोड़ विद्यार्थी इसमें लगे तो ऐसे ही नहीं आएगी। कितना बड़ा काम है जो अभी तक करने के लिए बाकी पड़ा है और हमें इसका अंदाजा नहीं है। शायद इसलिए नहीं कि भगवान ने भरपूर दे दिया है, तो हमें स्केर्सिटी का अंदाजा नहीं है। ये जो यूरोप और अमेरिका वाले हैं जिनको कुछ मिला नहीं है, वो तड़पते हैं, फड़फड़ाते हैं, और वो रोज भारत सरकार पर आकर ऐसे दबाव डालते हैं कि भारत के कानूनों में संशोधन कर दो और हम ये हिमालय की सब जड़ी बूटी खोद कर ले जाएं, भारत के पहाड़ों से जितना मिले वो ले जाएं, ऐसी व्यवस्था कर दो। और इसी व्यवस्था के लिए उन्होंने गेट करार नाम का एक अंतरराष्ट्रीय समझौता भारत से करा लिया है, जिसमें से रास्ते खुल जाएं ताकि भारत की बेशकीमती जड़ी बूटियां बिना किसी अवरोध के भारत के बाहर चली जाए। वो तड़पते हैं और इतने सारे रिसर्चर्स वहां से आते हैं यूरोप और अमेरिका से, वो एक ही बात के लिए यहाँ काम करते हैं, किस इलाके में क्या क्या जड़ी बूटियां हैं,
कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या मिलता है। अब उन्होंने एक नया रास्ता निकाला है। भारत सरकार कुछ ऐसे मूर्खता के काम करती है, उनमें से एक काम है फॉरेन फंड से एनजीओ चलाना। विदेशी पैसा लिया और एक ट्रस्ट बना लिया, एक संस्था बना ली, एक एनजीओ बना लिया। तो ये जो विदेश में बैठे हुए लोग हैं ना, वो उन एनजीओ को थोड़ा डोनेशन देते हैं और कहते हैं बताओ तुम्हारे इलाके में क्या क्या है। ये मूर्ख लोग यहाँ थोड़े पैसे के लालच में सूची की सूचियां बनाते हैं और यूरोप और अमेरिका को भेजते जाते हैं कि यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, और उनको ये धीरे धीरे पता चल रहा है और धीरे धीरे वो भारत सरकार की बाहें उमेट रहे हैं। चीन इस मामले में थोड़ा होशियार है। चीन की सरकार अपनी जड़ी बूटियों के क्षेत्र में विदेशियों को प्रवेश नहीं करने देती। वो कहते हैं जो रिसर्च करेंगे वो हम करेंगे, परिणाम भी हम पहले जानेंगे, जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें बताएंगे, नहीं तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें सभी परिणाम बताएं। वो थोड़े होशियार हैं। हमारे देश के नेता उनसे थोड़े ज्यादा मूर्ख हैं। किसी भी विदेशी को बुलाएंगे, आओ दरवाजा खुला है, जो तुम्हें चाहिए सब लूट के ले जाओ। जैसे वो जहांगीर था ना 400 साल पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी को दरवाजा खोल के बुला लिया, वही जहांगीरों के मानस पुत्र आज भी इस देश में है। आ जाओ, किसी का भी स्वागत है। भारत एक धर्मशाला है, सराय जैसा है। हमने ग्लोबलाइजेशन कर दिया, लिबरलाइजेशन कर दिया, जो तुम्हें चाहिए सब ले जाओ। अब मुश्किल क्या हो रही है कि जब बहुत रेयर माने बेशकीमती जड़ी बूटियों पे कहीं काम होता है तो पता चले वो भारत में नहीं है, कनाडा में है, पता चले भारत में नहीं है, जर्मनी में है, पता हुआ भारत में नहीं है, अमेरिका में है। और उनके जर्नल्स जब आते हैं तो वो पता करते हैं, हमको जानकारी देते हैं कि हमने तो इस पर पेटेंट ले लिया और हम यहां ठगे से बैठे हुए रह जाते हैं। अमेरिका ने हल्दी पर पेटेंट करा लिए, नीम पर पेटेंट करा लिए, काली मिर्च पर पेटेंट करा लिए, जीरे पर करा लिए, अजवाइन पर करा लिए, और तो और इडली बनाने के प्रोसेस पर पेटेंट हो गए, सांभर बनाने के प्रोसेस पेटेंट हो गए। हम यहाँ ठगे ठगे से देख रहे हैं। अखबारों में खबर आती है तो पता चलता है। इससे सिद्ध क्या होता है, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमने उसको ध्यान देना बंद कर दिया, बेदरकारी किया। उनके पास कुछ नहीं है तो वो एक एक छोटी छोटी बात के लिए तरसते हैं। अब ये जो भिन्नता है भारत और यूरोप में, चूंकि सूर्य वहां कम है और यहां बहुत ज्यादा है,